Good morning, all of you. Why did Nehru regard conduct of foreign relations as an essential indicator of independence? State any two regions with examples to support your reading. तो बेटा ये क्वेश्चन हम जो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाला जो चैप्टर है उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता के एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? आपने उत्तर में दो कारण बताएं और उसके पक्ष में उदाहरण भी दें। क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि नेहरू जी विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य मानते थे। वही राष्ट्र स्वतंत्र कहा जा सकता है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण कर सके। इसके पक्ष में हमने दो उदाहरण भी देने हैं। देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, इंडिपेंडेंस consists fundamentally and basically of foreign relations. That is the best of independence. All else is local autonomy. पंडित नेहरू के अनुसार वही इस स्वतंत्र राष्ट्र का सबसे पहला जो अधिकार होता है, उसका जो बेसिक नीड्स होती है वो है अपने फॉरेन रिलेशन को, अपनी विदेश नीति को बनाना। दैट इज द बेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। और स्वतंत्रता के लिए सबसे अच्छा है कि कोई देश तभी स्वतंत्र माना जाता है जब वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण कर सकता है। उसका एक उदाहरण, क्या हम 1947 से पहले अपनी विदेश नीति का अपनी मर्जी से निर्माण कर सकते थे? नहीं, इसलिए हम स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन 1947 के बाद हम अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर सकते हैं। आगे देखिए, पंडित नेहरू फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। भारत पहला देश था जिसने सबसे पहले गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया। पंडित नेहरू सेड, आवर जनरल पॉलिसी इज टू अवॉइड entanglement in power politics and not to join any group of powers as against any other group. पंडित नेहरू का कहना था कि हमारी आम नीति ये है कि हम किसी भी विवाद से दूर रहें, किसी भी पावर पॉलिटिक्स से दूर रहें, हम किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन ना करें जो दूसरे ग्रुप के लिए खतरा पैदा करता हो। इसी पॉलिसी के लिए, इसी से बचने के लिए पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। सेकंड, इंडिया अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एज इंडियन वर एम्बिशियस टू एंजॉय फ्रीडम इन एवरी स्पेयर। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को इसलिए भी अपनाया क्योंकि भारतीय का ये एम्बिशन है कि वो अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से एंजॉय करें, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें जहाँ किसी प्रकार की कोई पाबंदियां ना हो। ठीक है, तो ये थे दो उदाहरण। पंडित नेहरू के अनुसार विदेश नीति का संचालन स्वतंत्रता एक अनिवार्य संकेतक था। मतलब जो देश अपनी विदेश नीति का स्वतंत्रता पूर्वक संचालन कर सके उसी को इंडिपेंडेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन बेटे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज एन आउटकम ऑफ टू वे इंटरेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक कंपल्सन्स एंड प्रिवेलिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट। टेक वन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियन एक्सटर्नल रिलेशंस इन द 1962 substantiate your answers. The above mentioned statement is true to
हिंदी में इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? हिंदी में इसका अर्थ है विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। मतलब जब भी कोई देश विदेश नीति बनाता है तो अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निर्माण करता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई भी देश अपनी विदेश नीति बनाता है तो अपनी घरेलू ज़रूरतों को और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। और 1960 के दशक में जो है भारत ने जो विदेश नीति को अपनाया वो उसके अनुसार उदाहरण देते हुए इस चीज को साबित कीजिए। द अबव मेंशन स्टेटमेंट इज ड्यू टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन द इंटरनेशनल फोरम। द मेन एम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईच कंट्री इज टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जो ये स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल सही है। किसी भी देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने देश के हितों को सुरक्षित करना, अपने देश के हितों को पूरा करना, ये उसका मुख्य एम होता है। Hence the determinants of foreign policies of any country are both domestic as well as international। कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति को बनाता है वो अपने राष्ट्र को, अपनी घरेलू ज़रूरतों को और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाता है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 विच dented India image at home and abroad। 1962 में भारत चीन युद्ध से जो है भारत की इमेज आंतरिक तौर पर भी और विदेशों में भी खराब हुई। इन अक्टूबर 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया। 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वार। भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत और चीनी भाई भाई का नारा जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा दिया जाता था। इंडिया हैड टू अप्रोच द यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन फॉर मिलिट्री हेल्प टू फेस द वार। भारत ने यूएसए और इंग्लैंड से सैनिक मदद के लिए जो है रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि भारत की मदद की जाए। द सोवियत यूनियन रिमेन्ड न्यूट्रल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। सोवियत संघ इस युद्ध में न्यूट्रल रहा, ना वो भारत के साथ और ना चाइना के साथ। इन द वार इंडिया वाज डिफीटेड एंड चाइना वाज एबल टू कैप्चर थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ इंडियन एरियाज which is still in its possession। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह हार हुई और चाइना ने इंडिया के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो आज भी चाइना में के कब्जे में है। नो डाउट नेशन वाज ह्यूमिलेटेड बट एट द सम टाइम स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज स्ट्रेंथन्ड। इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय राष्ट्र का मनोबल टूटा, परंतु चाहे वो थोड़े समय के लिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को देखा गया। पंडित नेहरू पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज्ड इन द पार्लियामेंट आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट। पंडित नेहरू की नीतियों का विरोध किया गया पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट इन लोकसभा। बल्कि यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया सरकार के खिलाफ लोकसभा के अंदर। एज ए रिजल्ट
डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो रक्षा मंत्री थे मेनन, उन्होंने अपना रिजाइन जो है वो लोकसभा के सामने रख दिया। द साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। भारत चीन युद्ध ने विपक्षी पार्टियों को भी प्रभावित किया। ग्रोइंग differences between China and USSR also created differences within the Communist Party of India। यूएसएसआर और चाइना के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में भी विवाद पैदा हुआ। अल्टीमेटली इन 1964 देयर वाज स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में डिवाइड हो गई, क्योंकि 1962 के युद्ध में एक पार्टी चाइना का समर्थन कर रही थी एक गुट, और दूसरा गुट जो है वो भारत का समर्थन कर रहे थे। इस विचारधारा को लेकर 1964 में जो है वो पार्टी में विभाजन हो गया। तो बेटे बस आज इतना ही। थैंक यू।